हेलो एवरीवन। हमारा जो लास्ट क्लास में टॉपिक था वो चल रहा था स्टमक का। और हमने स्टमक की ग्रॉस एनाटॉमी उसमें देखी, जो मेन पार्ट्स स्टमक के होते हैं वो क्या हैं, स्टमक की ब्लड सप्लाई क्या है, इसका विनस ड्रेनेज क्या है, वो सारी चीजें हमने समझी। आज इस क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। अ, इसको समझने के लिए एक बार थोड़ा सा हम चीजों को रिव्यू कर लें। हमने स्टमक के जो मेन पार्ट थे वो हमने समझे, जिसमें हमने कहा था ऊपर का पार्ट ये फंडस है, और ये बॉडी है, और ये इसका पाइलोरिक पार्ट है, और ये इसका कार्डियक पार्ट है, जिसको हमने कहा कार्डिया, यानी कि ये हार्ट के नजदीक होता है। देखिए स्टमक जो है, स्टमक मेनली जब नॉर्मल पोजीशन में होता है, जब एम्प्टी होता है, तो स्टमक की वॉल पे इंटरनली फोल्ड्स आ जाते हैं, यानी स्टमक की जो वॉल है वो फोल्डेड हो जाती है। और ये फोल्डेड होने की वजह से क्या होता है कि जब स्टमक में फूड एंटर होता है, तो फूड एंटर होने के बाद में इसका एक्सटेंशन हो जाता है, यानी कि ये जो फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं, इनको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक रूगे। इनको बोलेंगे गैस्ट्रिक रूगे। ये जो गैस्ट्रिक रूगे हैं, ये एक तरीके से टेम्परेरी फोल्ड्स हैं। जब स्टमक में फूड आएगा, हमने कहा था स्टमक जब पूरा फुल होता है तो इवन ये निपल के लेवल से अम्बिलिकस के लेवल पे चला जाता है। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है, तो एक्सटेंशन की वजह से इसके फोल्ड्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये टेम्परेरी फोल्ड है, जिनको गैस्ट्रिक रूगे कहा जाता है। दूसरा, अगर हम स्टमक की वॉल की बात करें, तो स्टमक की वॉल को आप समझिए इस तरीके से कि स्टमक की वॉल इस तरीके से, अगर हम इस पोर्शन को थोड़ा सा लें और हम देखें इसको, ये एक पोर्शन अगर हम कहीं से पिक कर लें, तो ये हमें किस तरीके का नजर आएगा, ये हमें ऐसा नजर आएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ये इस तरीके का हमें नजर आएगा। यानी ये ये स्टमक की कौन सी लेयर होगी, ये स्टमक की वॉल की जो इनर मोस्ट लेयर है, जिसको हमने क्या कहता है, म्यूकोसा। आपको पूरा पता है कि पूरी जो जीआईटी की वॉल है उसकी मेनली 4 लेयर होती हैं, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा। तो ये जो म्यूकोसल लेयर है, म्यूकोसा की जो लेयर है, उस लेयर का मैं ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर है। और ये जो इनको इनको ये जो बने हैं स्पेस, इनको हमने नाम दिया है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे गैस्ट्रिक पिट्स। ये होती हैं गैस्ट्रिक पिट्स। तो ये गैस्ट्रिक पिट्स कहाँ ओपन हो गई, ये गैस्ट्रिक पिट ओपन हो गई ल्यूमन के अंदर। ये गैस्ट्रिक पिट ओपन होंगी इस ल्यूमन के अंदर। तो ये जो गैस्ट्रिक पिट है, हम किसी एक गैस्ट्रिक पिट को उठाते हैं और उसका स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो गैस्ट्रिक पिट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका एक जो टिपिकल गैस्ट्रिक पिट है उसका स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं। उसको आप थोड़ा सा समझिए। ये एक टिपिकल गैस्ट्रिक पिट का एग्जांपल है। ये यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये हो गया एक तरीके से स्टमक का ल्यूमन। ये क्या है, ये स्टमक का ल्यूमन हो गया। यानी आप ये समझें कि हमने इस एरिया से कोई गैस्ट्रिक पिट ली है, तो ये आगे इसके क्या आ गया, स्टमक का ल्यूमन आ गया। यहाँ ऊपर क्या होंगी, यहाँ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होंगी। यहाँ ऊपर क्या होंगी, एक तरीके से कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होंगी। ये एपिथेलियल सेल्स होंगी जो लाइन करेंगी इस पूरे सिस्टम को। यानी ये जो पिट्स हो गई, उसके बाद सपोज करिए आप ये एक पिट बनेगी और फिर ये हो गई, तो यहाँ ये जो कंटिन्यूटी है, इस कंटिन्यूटी में कॉलमनर एपिथेलियल की एपिथेलियल सेल्स होती हैं। अब हम इसको समझते हैं। इसके बाद जो इसका आगे का जो स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, उसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्टमक के मेन फंक्शन क्या है, पहले आप उन पे देखिए। स्टमक को एक हमने बताया था कि ये फूड रिजर्वेयर का काम करता है, यानी कि 4 to 5 आवर्स जो है वो फूड स्टमक के अंदर स्टे करता है।
और इस 4 to 5 आवर्स के अंदर स्टे में मेन जो स्टमक का फंक्शन है वो फंक्शन हो गया ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, यानी जो बॉलस इसोफेगस के थ्रू इसके अंदर आता है उस बॉलस को इसे काइल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि फूड को इसको ब्रेक डाउन करना है। तो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए इसका इसका जो स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से बना है, इसी चीज को ध्यान में रख के बना है कि जिससे ये फूड का ब्रेक डाउन करना इसके लिए पॉसिबल हो। जो मेन स्ट्रक्चर है जो इसको हेल्प करते हैं वो दो तरीके की चीजें हैं। देखिए पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि इसको एक तो चाहिए फूड को ब्रेक डाउन करने वाले कंटेंट्स, यानी कि वो कंटेंट जो इसको फूड को ब्रेक डाउन कर ले। तो पहला इसका जो फूड का ब्रेक डाउन का कंटेंट है वो हो गया इसका गैस्ट्रिक जूस। इसको हमने क्या कहा, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या है, गैस्ट्रिक जूस है बहुत सारे कई चीजों का मिक्सचर, एक कंपोजिशन ऐसा जो जूस के फॉर्म है जिसमें बहुत सारे कंटेंट हैं, अलग अलग कंटेंट हैं जो अलग अलग तरीके से डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो हो गया गैस्ट्रिक जूस। दूसरा जो इसके फंक्शन में इसको हेल्प करता है वो करते हैं इसके मूवमेंट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ये मूवमेंट किसके थ्रू होते हैं, ये मूवमेंट्स होते हैं इसकी जो लेयर है मस्कुलरिस लेयर है जो आगे आएगी, यानी कि ये म्यूकोसल लेयर है, उसके बाद सब म्यूकोसल, फिर मस्कुलरिस और फिर सेरोसा। तो ये जो लेयर है इसकी नीचे, ये आगे जो फर्दर इसकी लेयर्स आती हैं उसमें जो इसकी जो लेयर है वो आगे जो फर्दर लेयर आएंगी, यहां से जो मस्कुलरिस लेयर है उसका जो मसल मूवमेंट है उस मसल मूवमेंट की वजह से जो मूवमेंट्स आते हैं वो इसके फूड को मिक्सिंग करने में और इसके फूड को ब्रेक डाउन करने में इसकी हेल्प करते हैं। हम उस पोर्शन को बाद में समझेंगे, सबसे पहले हमें इसमें समझना है कि इसके गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट क्या है, गैस्ट्रिक जूस किस तरीके से बनता है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने ये बताया कि इसकी जो ऊपर लाइनिंग रहती है वो रहती है एपिथेलियल सेल्स की, और एपिथेलियल सेल्स के बाद इसकी जो लाइनिंग आती है वो आती है म्यूकस सेल्स की। कौन सी सेल हो गई उसके बाद में, म्यूकस सेल। तो इसको हम एक बार यहां से हटा देते हैं और यहां पे इसको हम लिख देते हैं म्यूकस सेल्स। देखिए म्यूकस सेल्स क्या करेंगे, म्यूकस सेल्स क्या करेंगे, म्यूकस सेल्स सिक्रीशन करेंगी म्यूकस का। म्यूकस सेल्स क्या सिक्रीट करेंगी, म्यूकस सिक्रीट करेंगी। और म्यूकस क्या है, म्यूकस एक वाटरी सब्सटेंस है जिसके अंदर आयन भी होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, वाटर बेस्ड तो खैर ये होता है, और इसके अलावा उसके अंदर आपको ग्लाइकोप्रोटीन भी मिलते हैं। तो ये जो इनका जो सब्सटेंस है वो हो गया, इसका जो सिक्रीशन है वो हो गया म्यूकस। तो म्यूकस सेल्स आएंगी वो म्यूकस का सिक्रीट करेंगे। ये जो म्यूकस है ये म्यूकस इसकी लाइनिंग पे चला जाता है, यानी कि इसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो म्यूकस का मेन काम क्या हो गया, म्यूकस का मेन काम हो गया इन सेल्स को प्रोटेक्ट करना। क्यों प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आगे जो सिक्रीशन आने वाला है वो एसिडिक सिक्रीशन आने वाला है, और यहाँ जो ल्यूमन में जो सिक्रीशन है वो भी हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है। आप ये समझिए कि जो यहाँ का जो स्टमक का जो पीएच होता है वो होता है अराउंड 1.8 के करीब, और 1.8 से आप समझ सकते हैं कि 1.8 का मतलब हो गया हाईली एसिडिक। तो इतने एसिडिक एनवायरनमेंट में उसका जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन मेनली होता है म्यूकस के थ्रू। तो मेन काम म्यूकस का क्या हो गया, प्रोटेक्शन करना। दूसरा इसका मेन काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन के साथ साथ लुब्रिकेशन करना। लुब्रिकेशन किस तरीके से कि फूड के जो कंटेंट हैं और जो मूवमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से अगर यहां से इस चीज को लुब्रिकेट कर दिया जाए तो लुब्रिकेट करने से फ्रिक्शंस नहीं होंगे, और फ्रिक्शन नहीं होने से इसकी बॉल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो ये दो तरीके से इसका प्रोटेक्शन करता है। दूसरा हम आगे चलते हैं, और आगे जो हमारी नेक्स्ट सेल आती है वो सेल हो गई ये, इसको हमने क्या कहा, ये हमारी हो गई इसकी वॉल पे नेक्स्ट सेल। और ये जो सेल होती है ये सेल हो गई पेराइटल सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, पेराइटल सेल्स। ये हो गई पेराइटल सेल। तो पेराइटल सेल्स क्या करेंगी, पेराइटल सेल सिक्रीट करेंगी HCl और इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर।
अब ये HCl का क्या रोल है, इस चीज को समझिए। HCl क्या काम करेगा, HCl यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, और एसिडिक एनवायरनमेंट जो हम जो स्टमक का जो गैस्ट्रल का जो एसिडिक एनवायरनमेंट देखते हैं वो HCl की वजह से ही होता है। और HCl को कौन सिक्रीट करता है, पैराइटल सेल्स करती हैं। दूसरा जो HCl का रोल आता है वो रोल आता है, दूसरा आप इसका रोल समझें, वो रोल आता है जो पेप्सिनोजिन है। पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन क्या है, पेप्सिनोजिन प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम का मतलब वो एंजाइम जो अभी एक्टिव फेज में नहीं आया है, यानी कि जिसको अभी एक्टिव होना है, वो उसको हम प्रो एंजाइम कर देते हैं। तो पेप्सिनोजिन क्या है, एक तरीके का प्रो एंजाइम है। तो इसको जो एक्टिव फॉर्म आती है इसकी, तो पेप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन। पेप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म क्या होगी, पेप्सिन। तो पेप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए HCl की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये इसको एक्टिव होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, और वो एसिडिक एनवायरनमेंट इसको कौन प्रोड्यूस करके देता है, HCl। तीसरा इसका जो मेन काम है वो है किल्स बैक्टीरिया। इसका जो मेन काम है वो ये है कि जो खाने के साथ जो खाने के साथ बैक्टीरिया अंदर एंटर हुए, उन बैक्टीरिया, क्योंकि वो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, उस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो मेनली HCl का क्या काम रहा, ये यहाँ का HCl एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखेगा। इसके अलावा ये क्या काम करेगा, इसके अलावा ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। और तीसरा इसका जो मेन रोल है वो ये है कि ये यहाँ के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा। चलिए हम अगली सेल के बारे में बात करते हैं, और जो इसकी अगली सेल है वो सेल हो गई, इसकी जो अगली सेल है वो सेल हो गई चीफ सेल्स। चीफ सेल, अब ये चीफ सेल्स क्या करेंगी, जो हमने इसकी बात करी थी ये कि ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, तो चीफ सेल क्या करेंगी, चीफ सेल पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन करेंगे। तो मेन हमें यहां तक गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट मिल गए, लेकिन इसमें और सेल्स भी होती हैं, और वो सेल उनका एक इनडायरेक्ट रोल रहता है। वो इनडायरेक्ट रोल किस तरीके से रहता है कि वो कोई सेल को स्टिमुलेट करने में रोल रहता है। तो इनडायरेक्ट रोल वाली और भी हमारे पास यहाँ पे सेल्स हमें मिलेंगी। तो इसके आगे जो हमें सेल्स मिलती है, एक हमें मिलती है जी सेल, एक हमें मिलेगी जी सेल, एक हमें मिलेगी ECL सेल्स, और एक हमें मिलेगी डी सेल। तो एक गैस्ट्रिक पिट के अंदर हमें जो मेन कंटेंट्स मिलेंगे, जो सेल्स मिलेंगे, इनको नॉर्मली हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो म्यूकस सेल, पेराइटल सेल, चीफ सेल, जी सेल, ECL सेल और डी सेल, और ये जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हो गई, ये यहाँ पे हो गई इसके सरफेस पे। ये जो तीनों की तीनों सेल हैं जो हमने लास्ट में आपको बताई हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं, ये इनको हम कहेंगे एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। ये हो गई एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। तो हमें जो सेल्स मिली वो कितनी मिली, म्यूकस सेल, पैराइटल सेल, चीफ सेल, जी सेल, ECL सेल और डी सेल। अब ये एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स होती हैं, इनको ECL शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। जो जी सेल है वो क्या सिक्रेट करेगी, जी सेल सिक्रेट करेगी गैस्ट्रिन, जी सेल सिक्रेट करेगी गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन क्या करेगा, ये गैस्ट्रिन भी यहां जाकर के पैराइटल सेल को क्या करता है, पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करने से क्या होगा, ये HCl का सिक्रीशन ज्यादा करेगा। हालांकि इसको स्टिमुलेट होने के लिए एसिटोकोलिन की जरूरत होती है, वो जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल हमारे लिए इतना समझना जरूरी है कि जी सेल गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करती है, और ये गैस्ट्रिन पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे वो HCl का प्रोडक्शन ज्यादा कर देती है। इसी तरीके से जो ECL सेल है वो सिक्रीट करेगी हिस्टामिन को, ये किसको सिक्रीट करेगी, हिस्टामिन को। और जो डी सेल है वो सिक्रीट करेगी
ये जो हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन क्या काम करेगा? हिस्टामिन भी सिंपली जैसे हमने जी सेल का गैस्ट्रिन बताया, वैसे ही हिस्टामिन भी क्या करेगा? हिस्टामिन भी पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा। ये भी यहां से जाएगा और पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद में बच गई डी सेल, ये सोमेटोस्टेनिन, ये सोमेटोस्टेनिन। तो एक बार आप इनको थोड़ा सा इस तरीके से नहीं देख करके हम इनको एक बार सेल वाइज थोड़ा सा एक बार डिटेल इनकी लिख देते हैं, ताकि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझ जाएं। सबसे पहले हमने लिया पैराइटल सेल। पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करेंगी? पैराइटल सेल सिक्रीट करेंगी HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करेगा? ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है एक तरीके का। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करेगा? इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन हम करते हैं, इस B12 के एब्जॉर्प्शन में ये काम आता है। B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ये भी ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे तब हम इसको भी एक बार फिर से देखेंगे। दोबारा चीफ सेल्स, दूसरी सेल कौन सी हो गई? चीफ सेल्स। चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करेंगी? चीफ सेल्स सिक्रीट करेंगी पेप्सिनोजन। अब ये जो पेप्सिनोजन है, ये आगे जाकर के पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पेप्सिन क्या करता है? ये पेप्सिन करता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में इसका ब्रेकडाउन कर देता है। तो ये सिक्रीट कहाँ होता है? पेप्सिनोजन किससे सिक्रीट होगा? चीफ सेल से सिक्रीट होगा। तीसरी हमारी जो मेन सेल आई, वो हमारी आई पैराइटल सेल, चीफ सेल, म्यूकस सेल। म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करेगी? म्यूकस सेल सिक्रीट करेगी म्यूकस का। उसके बाद हमारी आई जी सेल। जी सेल क्या सिक्रीट करेगी? गैस्ट्रिन को। जी सेल क्या सिक्रीट करेगी? गैस्ट्रिन को। उसके बाद हमारी आई ईसीएल सेल्स। उसके बाद हो गई ईसीएल, एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स। ये क्या सिक्रीट करेंगी? ये हिस्टामिन का। उसके बाद हमारी जो अगली सेल आई, वो आई डी सेल। और डी सेल क्या सिक्रीट करेंगी? सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन। तो ये हमने कहा था कि ये जो लास्ट के तीन हैं, ये क्या हैं? ये डायरेक्टली गैस्ट्रिक जूस के पार्ट नहीं है, लेकिन गैस्ट्रिक एक्टिविटी को या इन सेल्स की एक्टिविटी को प्रमोट करने का या स्टिमुलेट करने का काम जो है, वो इनके थ्रू किया जाता है। तो डायरेक्टली अगर गैस्ट्रिक जूस के पार्ट अगर हमें कहे जाएं, तो गैस्ट्रिक जूस के पार्ट हो गए म्यूकस हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, HCl हो गया, ये और इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया। ये जो है, ये गैस्ट्रिक जूस के मेन कंटेंट हो गए, मेन पार्ट हो गए इसके। और ये जो सेल हैं, इनको हमने एंट्रो एंडोक्राइन सेल्स के नाम दिया है। इनको हमने कौन सी सेल बोला है? एंट्रो एंडोक्राइन सेल। और ये जो सेल्स हैं, जो ऊपर वाली हमने सेल्स बताई हैं, ये एक तरीके से गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करती हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इनको हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इसमें एक समझने वाली बात है आपके लिए कि जब हम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, और हमने आपको एक गैस्ट्रिक पिट का डायग्राम बनाया और उसमें क्या क्या सेल्स आती हैं, हमने ये सारी चीजें समझी हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको समझते हैं कि इसमें एक चीज की और जरूरत है कि नॉर्मली ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है, ये जो गैस्ट्रिक पिट का स्ट्रक्चर बताया है कि इसमें ये ग्लैंड्स होती हैं, आप ये जो पूरा का पूरा जो स्टमक का एरिया है, ये जो पूरा स्टमक का एरिया है, इस स्टमक के एरिया में डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और उनकी पिट्स की जो सेल होती हैं, वो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होती हैं। तो इसलिए हमने जो आपको सेल बताई, ये एक टिपिकल सेल, टिपिकल पिट का आपको एक एग्जांपल दिखाया है। लेकिन फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। और थोड़ा सा वेरिएशन किस तरीके का आएगा, उसको आप समझें कि हमने पूरे स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड किया। हमने ये कहा कि ये कार्डिया है,
ये कार्डिया है या कार्डिक रीजन है। दूसरा, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हमने नाम दिया फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फंडिक रीजन। इसको हमने कहा फंडिक रीजन। फंडिक रीजन, ये कार्डियक रीजन। फंडिक रीजन इस तरीके से कि यहाँ की जो सेल हैं, मेन डाइजेशन का सॉरी ब्रेक डाउन का काम जो है वो यहीं पे होता है। तो इसलिए यहाँ की जो सेल हैं वो नॉर्मली उनका स्ट्रक्चर सेम रहता है। यहाँ की सेल का थोड़ा सा पिट्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट रहेगा। और जो ये जो एरिया है, इस एरिया को हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है पाइलोरिक पाइलोरिक रीजन। तो ये जो पाइलोरिक रीजन है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा, हमें समझने की जरूरत है। देखिए, यहाँ जो बॉलस आएगा, इसोफेगस से डायरेक्टली अंदर एंट्री होती है फूड की, और किसके फॉर्म में होती है, बॉलस के फॉर्म में होती है। अब आप ये समझें कि यहाँ से जो फूड अंदर आएगा, उस फूड को सिर्फ अंदर पास करने का ही मेन काम इस एरिया का है। इस एरिया का बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन से लेना देना नहीं होता। फूड स्टोर इधर होता है, सारा जो ब्रेकडाउन का काम है वो इस एरिया में होता है। तो यहाँ से सिर्फ फूड को पास करना होता है। इस चीज को आप समझें। उसके साथ में आपको ये समझना चाहिए कि जब हमने ये कहा था कि यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, और यहाँ ये डायफ्राम में से जो है इसोफेजियल हियाटस के थ्रू इसोफेगस नीचे आती है। तो जब ये नीचे आती है, तो यहाँ इसकी जो इंटरनल वॉल है और इसकी जो इंटरनल वॉल है, इसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने लग जाते हैं। यानी इसोफेगस की इंटरनल वॉल को अडॉप्ट करना होता है इसकी वॉल के अकॉर्डिंग। तो वो अपनी वॉल सडनली चेंज नहीं होती, अचानक ऐसा नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो चेंज होने की वजह से क्या है कि इस एरिया में यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक जिगजैग लाइंस मिलेंगी। जब आप इसका इंटरनल इसका जो म्यूकोसा देखेंगे, तो यहाँ जिगजैग लाइन मिलेंगी, और उन लाइन को इन इन लाइन को बोला जाता है जी लाइन। इनको क्या बोलते हैं, जी लाइन। ये जी लाइन का स्ट्रक्चर आपको इसोफेगस के लोअर सेगमेंट में मिलेगा। अब यहां जो फूड आया है, उस फूड को सिर्फ पास होना है। यहाँ पे और ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सरसाइज फूड के साथ नहीं होनी है, सिर्फ उसको पास करना है। तो जब उसको पास करना है, तो यहाँ पे जो आपको मेन सेल इस एरिया में मिलेंगी, इस कार्डियक रीजन में मिलेंगी, वो आपको मिलेंगे कि वो सेल जिनसे म्यूकस सिक्रीट होता है। तो मेनली यहाँ पे जो इशू रहता है वो फ्रिक्शन का ही इशू रहता है, क्योंकि फूड जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं हुआ होता, और उसका आगे जाकर के ब्रेक डाउन करना होता है उसको। तो यहाँ पे जो मेनली आपको जो सेल मिलेंगे वो म्यूकस सेल मिलेंगे। हालांकि थोड़ी बहुत मात्रा में आपको और बाकी सेल भी मिल जाएंगे, लेकिन जो डोमिनेंस रहेगा वो म्यूकस सेल का डोमिनेंस रहेगा। यहाँ जो फंडिक रीजन है, इस रीजन को हमने कहा है फंडिक रीजन। तो इस फंडिक रीजन में जो सेल्स मिलेंगी, वो टिपिकली वो सेल्स मिलेंगी जो हमने आपको, जिसका डायग्राम हमने आपको अभी समझाया है। यानी यहाँ आपको फुल मात्रा में आपको म्यूकस सेल भी मिलेंगी, पैराइटल सेल भी मिलेंगे। आप एक चीज समझिए, विद इन 24 आवर्स लगभग 2 टू 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन होता है। 2 टू 2.5 लीटर। और जो सेल्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उनकी काउंटिंग स्टमक के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 25 मिलियन होती है। और यहाँ जो मेन इसका जो ब्रेकडाउन का काम है वो इस एरिया में होता है। तो यहाँ आपको पैराइटल सेल भी खूब मिलेंगी, चीफ सेल भी खूब मिलेंगी, यहाँ हर तरीके की सेल आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये जो एरिया है जिसको हमने कहा है पाइलोरिक रीजन, इस पाइलोरिक रीजन में क्या होगा कि जब यहाँ फूड का प्रॉपरली ब्रेकडाउन हो चुका होगा, तब इस फूड को यहाँ से पास होना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में या आप कहें ड्यूडेनम में। तो जब ये फूड पास आउट होने लग जाएगा, इसका मतलब उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन हो चुका है। तो जब प्रॉपर ब्रेकडाउन हो चुका है और ये पास हो रहा है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाए, यहाँ के सिक्रीशंस को इनहिबिट किया जाए। यहाँ जो आपको पिट्स के अंदर सेल मिलेंगी, म्यूकस सेल, देखिए म्यूकस सेल आपको हर एरिया में मिलेगी। म्यूकस सेल आप कोई सा भी एरिया हो, उसके अंदर म्यूकस सेल आपको प्रॉपर क्वांटिटी में मिलेंगी। लेकिन ये जो एरिया है, इसमें म्यूकस सेल के साथ साथ आपको डी सेल और जी सेल्स भी खूब मिलेंगे। और ये क्या करेंगे, यहां से ये एक तरीके से जैसे फूड पास होने लग गया, तो पास होते ही ये कंट्रोल करेंगे यहाँ के सिक्रीशंस को, ये इनहिबिट करेंगे। ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है। जब हम नेक्स्ट क्लास में इसका फिजियोलॉजी जब हम देखेंगे और इसके मैकेनिज्म देखेंगे, जिसमें आपका सेफलिक फेस है या आपका
गैस्ट्रिक फेज है, इंटेस्टाइनल फेज है, वो सारा जब मैकेनिज्म हम देखेंगे तब हम इसके बारे में इनका जिक्र करेंगे कि कैसे किस तरीके से कौन किसको स्टिमुलेट करता है। ये सारा मैकेनिज्म हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो हम इस रीजन के लिए बता रहे हैं कि इसमें मेनली 3 रीजन हो गए, कार्डियक रीजन हो गया। तो 3 रीजन के हिसाब से ही हम जो इसकी सेल्स हैं, जो सेल्स हैं उनको, उनके स्ट्रक्चर को हम 3 रीजन में डिवाइड करते हैं फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर पहला कार्डियक रीजन या कार्डिया। यहाँ पे जो ग्लैंड्स हमें मिलेंगी उनको हम बोलते हैं कार्डियक ग्लैंड्स। उनको हम क्या बोलेंगे? कार्डियक ग्लैंड्स। अब अगर आपसे कोई एग्जाम में कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए कार्डियक ग्लैंड्स के बारे में, या कोई एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कार्डियक ग्लैंड्स कहाँ मिलती हैं, क्या होता है, तो आप उससे ये कंफ्यूज नहीं हो, हार्ट में होती है। कार्डियक ग्लैंड्स मीन्स स्टमक के कार्डियक रीजन में मिलती हैं। दूसरा फंडिक रीजन में फंडिक ग्लैंड्स हो गई, फंडिक ग्लैंड्स। और तीसरा पायलरी ग्लैंड्स, तीसरा हो गया पायलरी ग्लैंड्स। तो हमारा कहने का मतलब कार्डियक ग्लैंड्स में आपको म्यूकस सेल्स ज्यादा मिलेंगी, फंडिक रीजन में आपको सभी तरीके की सेल्स भरपूर मात्रा में मिलेंगी, जबकि पायलरिक रीजन में आपको म्यूकस सेल, डी सेल और जी सेल्स ज्यादा मिलेंगी। ये एक एक तरीके से हमारा इसका जो स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश कर रहे थे, और गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट हमने देखे। अब नेक्स्ट क्लास में हमें जो देखना है वो देखना है इसका मैकेनिज्म, तो उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।